Yes, good morning to all of you. Good morning, sir. काय झालं थकले पोरं? Good morning to all of you. Good morning. Okay, before I start with the lecture, एक छोटा सा पॉइंट. आप सुबह जल्दी आते हो क्लास को, मुझे मालूम है, और मेरे बाद में भी शायद आपका लेक्चर रहता है, तो आपको टिफिन खाने का रहेगा, लेकिन कभी कभी दो लेक्चर के बीच का टाइम शायद थोड़ा कम पड़ता रहेगा. तो मैं आने के बाद में भी अगर टिफिन खाया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैं टिफिन में से कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लीजिए. लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप टिफिन खाते रहोगे तो नीचे कुछ गिरना नहीं चाहिए, टिफिन खुद गिरना नहीं चाहिए, ढंग 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 आवाज नहीं आना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग. सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज यू आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट. पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कौवे आवाज कर रहे हैं, और तुमको पढ़ाई की तरफ ध्यान देने का है, तो शायद उतना अच्छे से टॉपिक समझेगा नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं है. So you are not required to show your respect by not eating in the class, but you are required to show respect by paying concentration to the class. Okay, so please ensure that particular thing properly. मुझे उससे कुछ गुस्सा वुस्सा आता नहीं है. आप शायद कोको कोला लेके आओ और क्या तुम्हारा समोसा लेके आओ, सिर्फ इतना याद रखो यहाँ पे हम लोग रिक्लाइनर चेयर तो रखने वाले हैं नहीं, तो बेंच के ऊपर ही बैठ के खाने का. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना नोटबुक आपके सामने रेडी रहना चाहिए, आपका ध्यान पूरा पूरा लेक्चर की तरफ रहना चाहिए. वंस दैट इज डन देन मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसके आगे हम लोग सी एंटर का पढ़ाई करेंगे, तब तो अपना लेक्चर और ज्यादा रहेगा. So I'm not going to push you into that particular situation कि यही टाइम पे खाओ वही, ये स्कूल तो है नहीं. You are going for student studies of chartered accountancy. So there are going to be sometimes erratic situations also कि perfect टाइम टेबल बैठेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा बॉडी क्लॉक तो चलते रहेगा, तो बॉडी क्लॉक को खाली वक्त डिस्टर्ब मत करो. If you disturb your body clock, there is a chance that you will unnecessarily fail in paying concentration to the lectures. That particular thing should not happen. Okay. आणि अजून एक गोष्ट सांगून ठेवतो, अधिक म्हणून बरं नाही आता तर मग इन दॅट केस खूप ऊन आहे, लेक्चर सुटल्यावरती इकडे तिकडे टाइमपास करत बसू नका, लवकर घरी जा. शक्य असेल तेव्हा नेहमी टोपी बरोबर ठेवायची. हेल्मेट असेल तर चांगलीच गोष्ट, जर का बाईकवर नाही असेल तर. पण आय थिंक प्रॉब्ली यू मे नॉट बी हॅव्हिंग बाईक्स, तर इन दॅट केस सायकलवर राहणार असेल तर जास्त काळजी घ्या, पाणी जास्त आणायचं व्यवस्थित क्लासमध्ये येताना वगैरे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द लेक्चर. हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम पढ़ के रखा था, अभी सॉल्व करने का बाकी था. चलो लेट्स स्टार्ट. चला स्टार्ट सेकंड क्लास बेंच. बघा काय म्हणतोय प्रॉब्लेम, तुमच्याशी काय काय गप्पा मारतोय. आपल्याला 11 स्लाइड्स पूर्ण करायचे आहेत, कारण आपल्याला सगळ्या मिळून 22 स्लाइड्स आहेत. सो कल सुबह तक अपना लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए. ओके, चलिए. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/6 share in the profits and guaranteed that his share of profits will not be less than rupees 2 crore 50 lakh. कमीत कमी 2.5 कोटी रुपए तुला मिळतीलच मिळतील. तो 1/6 शेयर तुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी तुझे कम से कम 2.50 करोड़ मिल ही जाएगा. सो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर टोटल प्रॉफिट का 1/6 कैलकुलेट किया और उसका आंसर आ गया 5 करोड़, तो तू 5 करोड़ ले ले, फिर तुझे 2.5 करोड़ नहीं देंगे. टोटल प्रॉफिट का 1/6 कैलकुलेट किया, उसका आंसर है 3 करोड़, तो तू 3 करोड़ ले ले, तुझे 2.5 करोड़ नहीं देंगे. टोटल प्रॉफिट का 1/6 कैलकुलेट किया, उसका आंसर है 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ ले ले, हम तुझे कुछ ज्यादा नहीं देंगे, कम नहीं देंगे. लेकिन टोटल प्रॉफिट का 1/6 कैलकुलेट किया और आंसर आया 2 करोड़, तो तू टेंशन मत ले, फिर भी तुझे 2.5 करोड़ ही मिलेगा. बिकॉज वी आर गिविंग यू द गारंटी कि आइदर 1/6 और रुपीज 2 crore 50 lakh, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज लेस नहीं है, विच एवर इज हाइयर. क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स, गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 2 crore 50 lakh. तो कम से कम 2.5 करोड़ तो देना ही. दिस इज अ सिंपल रिक्वायरमेंट. शायद सी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके आने की वजह से पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारा फायदा होने वाला रहेगा. मे बी ही इज हैविंग वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स which may be giving the partnership firm some new sales leads, or which may give the partnership firm an access to maybe some government departments, or maybe getting in an access to a very prime location which probably was not available to the partnership firm earlier. इसको पार्टनर करके ले लिया तो फर्म को ज्यादा फायदा होने का चांसेस है. तो फिर वो बोलता है, नखरा करता है, मैं नहीं आऊंगा करके. हम बोलते हैं प्लीज आ जाओ. वो बोलते हैं मुझे कितना शेयर दोगे, हम बोलते हैं 1/6 देंगे. तो बोलते हैं 1/6 मतलब काफी कम होता है, और तुम्हारा फर्म में अगर प्रॉफिट नहीं किया तो तुम लोगों ने मन लगा के काम नहीं किया, तो प्राइम लोकेशन मैंने दे दिया आप लोगों को, लेकिन वहां पे आके सोते रहोगे तो, कस्टमर के साथ ठीक से बात नहीं करोगे तो अल्टीमेटली सेल्स कम होना चालू हो जाएगा. तो मेरा प्राइम लोकेशन का मुझे जो रेंट मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा, ऊपर से मेरा नाम भी खराब हो जाएगा. तो भैया नहीं, मुझे 1/6 शेयर में से पेट नहीं भरने वाला. बोलते ठीक है, फिर तू याद रख, टेंशन मत ले. अगर फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, इसकी वजह से तेरा 1/6 शेयर कम हो गया, इसका तुझे डर लगता है, तो हम तुझे गारंटी देते हैं कि तुझे किसी वजह में 2.5 करोड़ तो मिल ही जाएगा. सो नाउ ही इज हैप्पी, ही सेइंग दैट ठीक है, अभी मैं आने को तैयार हूं. Because now he knows that even if the other partners are going to work in a lethargic manner, तो भी even if on account of that the firm ultimately suffers losses,
और द फर्म enjoys lower profits, still he is going to get 2.5 crore rupees. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन ये शेयर ऑफ प्रॉफिट याद रखने का अपने को. तो आगे क्या बोलता है? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2020 were rupees 9 crore. टोटल प्रॉफिट were rupees 9 crore. सो चलो 9 करोड़ का 1/6 कैलकुलेट करो, कितना था बोलो? 1 crore 50 लाख. अभी करोड़ों में बातें करने का, तुम बड़े लोग हो गए, करोड़ों में बात करें. ओके, सो 1 crore 50 लाख रुपीस का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है. तो वो शांत रहेगा कि झगड़ा करेगा? झगड़ा क्या करेगा? मुझे क्या बात किया था? कम से कम 2.5 करोड़ का बात हुआ है, तो 1.5 करोड़ नहीं चलेगा. 1.5 मतलब 1.5, 2.5 मतलब 2.1. 2.5 तो अपने को पता रहेगा, 2.5 अक्षर प्रेम के अभिषेक बच्चन का पिक्चर है, बराबर ना? चलो ठीक है. सो टू अभिषेक बच्चन कौन पता नहीं रहेगा ना शायद तुम लोगों को अभी, ठीक मालूम है ना किसका बेटा है? चलो गुड, वेरी नाइस. तो 2.5 करोड़ उसको मिलना चाहिए. मतलब उसको कितना कम मिल रहा है बताओ? 1 करोड़ कम मिल रहा है. तो 1 करोड़ अभी किसने देना पड़ेगा? तो उन्होंने 3 ऑप्शन देके रखे हैं. इफ इट इज गारंटीड बाय द फर्म, और गारंटी गिवन बाय ए, लास्ट वन गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली. 3 अलग अलग सिचुएशन है. गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, और गारंटी इज गिवन ओनली बाय ए, और गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी. तो सर पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 3 में क्या फर्क है? हमने तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर्म में और पार्टनर में फर्क नहीं है. इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स ए रिलेशनशिप. तो आप फर्स्ट पॉइंट में बोलते हो गारंटी गिवन बाय द फर्म, और थर्ड पॉइंट में बोलते हो कि गारंटी गिवन बाय ए एंड बी. तो क्या फर्क है उसमें, बोलिए? सर मे बी इन द थर्ड केस जब ए और बी है, तो जब उनको प्रॉफिट आएगा उनके अकाउंट में, तो उनके अकाउंट में से वो फिर से सी को देंगे इक्वल, और ए में डायरेक्ट फर्म के जो अकाउंट है उससे ही डायरेक्ट सी को जाएगा. एनीबडी एल्स? इंग्लिश है, बाकी कुछ नहीं है. मैं तुमको बोला था फर्स्ट लेक्चर में, याद रखो. अकाउंट कौन सा सब्जेक्ट है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है. तो अगर तुमको इंग्लिश में क्या हुआ वो समझेगा, तो आपको उसका बाद में कैलकुलेशन करने को भी आएगा, एंट्री करने को आएगा. एंट्री इज वेरी इजी. एंट्री में कुछ टेंशन नहीं हो. तुम 11वें में सीख के आ चुके हो. अपने को सब सीखने का उनके एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, उस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, उस मतलब को हमको इंटरप्रेट कैसे करने का, और उसका अल्टीमेटली मैथमेटिकल रिजल्ट क्या आएगा बताने का है. सो एनीबडी? यस. ए एन बी इक्वली म्हणजे दोघांचे 50-50 लाख कॉन्ट्रीब्युशन असेल आणि फर्म मध्ये PSR चा इन्फ्लुएन्स. जस्ट अ मिनिट, हा 1 मिनिट बाळा. पोरगी आहे इकडे ही. इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन नाही. ओके. यस, हाँ क्या बोला तू? गॅरंटी गिवन बाय ए एन बी इक्वली मध्ये जो 2.5 करोड द्यायचे ते 50-50 लाख ए एन बी दोघे देणार. 2.5 कोटी नाही, 1 कोटी. कारण 1.5 कोटी तर तसं म्हणता म्हणजे मिळतं. शेवटचा जो एक हा कोटी आहे, 1 कोटी आहे. त्याच्यासाठी 50-50 लाख ए एन बी इक्वली कॉन्ट्रीब्युट करणार, आणि गिवन बाय फर्म मध्ये ए एन बी इक्वली कॉन्ट्रीब्युट नाही करणार, PSR चं पण इन्फ्लुएन्स असेल. जस्ट कीप क्वाइट. PSR चं पण म्हणजे मला नाही कळलं. यू आर व्हेरी नियर द आन्सर, बट यू आर युजिंग डिफरंट वर्ड्स. Now you are a law student, you are an account student, so let me be more precise. Yes. In the same ratio, part of the payment is to ratio. What they will pay in 3:2 ratio? The one crore they have to pay to C. Okay. Yes, Aditya. Still like 40 lakh. म्हणजे ते रेशो सांगतो सर, ठीक आहे, तू डिवाइड करून सांगतो. एनीबडी एल्स इज हॅविंग एनी अदर आन्सर? यस. ओके ओके. तो अल्टीमेटली वही होगा, मतलब जो करना है करें.
सो फर्स्ट थिंग इज जब हम लोग ये चेक करते हैं कि अपना वर्किंग किस तरह से करने का है, तो फर्स्ट पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में बेसिक पॉइंट क्या है, जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा देने का है वो ए एंड बी थर्ड पॉइंट के हिसाब से देखेगा तो इक्वली देंगे, मतलब 50 लाख देंगे। और फर्स्ट पॉइंट में फॉर्म के हिसाब से देने का है, फॉर्म के हिसाब से देने का तो फॉर्म का पीएसआर यूज करना पड़ेगा। फॉर्म का पीएसआर क्या है 3:2। इसका मतलब एक ऑप्शन बोलता है अपना हीरो ने जैसा बोला वैसा सर 3:2 में डिवाइड कर दो, दूसरा आदित्य ने बोला वैसा सर 60 लाख 40 लाख दे दो, मतलब अल्टीमेट उसने डिवाइड करके बताया। इसने सिर्फ रेशियो बताया, उसने रेशियो को अप्लाई करके बताया। और थर्ड पॉइंट मेरे हीरो ने बताया, व्हाट्स योर नेम, साइली, साइली ने बताया वैसा कि पहले 2.5 करोड़ को डिवाइड कर दो, 2.5 करोड़ को दे दो उसको, मतलब पहले 1 करोड़ दिया, सॉरी पहले 1.5 करोड़ दिया, फिर 1 करोड़ और एक्स्ट्रा दिया। 1 करोड़ देने के लिए किसको कैसे यूज किया सोचने के नहीं, डायरेक्टली पहले बोलने का तेरा मिनिमम गारंटी क्या है 2.5 करोड़ है ना, तो 2.5 करोड़ ले ले, तुझे 2.5 करोड़ देने का जो बचेगा वो हम लोग हमारे 3:2 में ले लेंगे। तो जो हमारे 3:2 के रेशियो वाले ने बोला हुआ है, जो हमारे 60 लाख 40 लाख ने बोल के रखा हुआ है, और जो साइली ने बोला हुआ है, वो तीनों का मतलब एक ही है, तो प्रेजेंटेशन के थोड़े थोड़े अलग स्टाइल से, बाकी कुछ है नहीं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई एम गोइंग टू कंसिडर 3 डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आज का लेक्चर में ऐसा होगा कि अपना प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, मैं फर्स्ट पॉइंट जो है उसी को प्रेजेंट करने के 3 अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में कुछ झंझट नहीं, देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वे इन व्हिच इट इज गोइंग टू बी डन। सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, हाउ द रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड। अभी ये जो भी कुछ डिस्कस करके रखा हुआ है, इसका अगला जो टॉपिक है जो मैं बोल के रखा था गुडविल नाम का टॉपिक, अपने को अगले हफ्ते में चालू करने का, बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा। उसमें मुझे और डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में। अभी सिर्फ उसका थोड़ा सा बेसिक हिंट देके रखता हूं कि शेयर ऑफ सी कितना हमने प्रॉमिस किया हुआ है, 1/6 प्रॉमिस किया हुआ है। वी हैव प्रॉमिस मिस्टर सी कि भैया आपको 1/6 मिल ही जाएगा। मतलब हमारे पास जो पिज्जा रहेगा, हमारे पास जो केक रहेगा, उस केक के हम लोग 6 इक्वल साइज के टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़ा आपको दे देंगे। अगर केक एक था उसके 6 टुकड़े किए थे, अगर पिज्जा एक था उसके 6 टुकड़े किए थे इक्वल साइज के, उसमें से एक टुकड़ा देके हो चुका है, तो कितने टुकड़े बाकी रह गए? तो मैंने वही अगला वर्किंग कर करके स्टेप नंबर 2 में रिमेनिंग बैलेंस कितना है 1 माइनस 1/6 करते करें। 1 माइनस 1/6, 1 म्हणजे काय पूर्ण पिझ्झा, माइनस 1/6 म्हणजे काय द शेयर विच इज गिवन टू न्यू पार्टनर सी। तो बच गया कितना 5/6। यार समझ में कैसे बोल रहा हूँ, 5/6 बच गया है। फिर हम बोलेंगे अभी 5/6 को किसको देने का है, सी को जो देने का देके हो चुका है, तो 5/6 इज रिमेनिंग ओनली फॉर ए एंड बी। तो ए एंड बी को कौन से रेशो में देने का है? Now this is a very important principle that उन्होंने सिर्फ अपने को यही बोल के रखा हुआ है कि सी को अंदर लेते वक्त सी को कितना शेयर देना है। उन्होंने ये नहीं बोला हुआ है कि सी को अंदर लेने के बाद ए एंड बी का आपस का जो पहला वाला रिलेशनशिप था, सी के आने के पहले से, सी के आने के पहले से ए और बी का आपस का जो रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप कैसे चेंज होगा, इसके बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। Now, if nothing is mentioned about C का पहले, सॉरी A and B का पहले का रिलेशनशिप किस तरह से चेंज होगा, अगर बोला नहीं है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा उनका पुराना रिलेशनशिप आगे सेम टू सेम कंटिन्यू होगा। अगर उनका पुराना रिलेशनशिप था 5 टुकड़ों में 3 टुकड़ा A के लिए और 5 टुकड़ों में 2 टुकड़े B के लिए, तो अभी भी वही रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच। फोर्थ बेंच पे मेरे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, एक जगह खाली है। अभी क्लास में कोई तो बच्चा भाग भाग के आता है, लेट होता है बेचारे को, तो भाग भाग के आता है, वो देखता है किधर जगह करके, उसको दिखता है थर्ड बेंच पे जगह है, न्यू पार्टनर एडमिटेड, यहाँ पे आके बैठेगा। अब ये 3 लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये जो इधर का लाल ब्लैक और या मरून ब्लैक टी शर्ट का बच्चा बैठा हुआ है, व्हाट्स योर नेम? समर्थ। समर्थ ने नॉर्मल जगह लिया हुआ है। व्हाट्स योर नेम? श्रेयस। श्रेयस ने नॉर्मल जगह लिया हुआ है। व्हाट्स योर नेम रजन? शिवम थोड़ा फैल के बैठा हुआ है, बराबर। तो द रेशियो प्रोबेबली इज 1:2:1। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? रेशियो प्रोबेबली इज 1:2:1। अभी वो जो नया बच्चा भाग भाग के आता है, वो बोलते मुझे थोड़ा जगह दे दो, तो जो भी कुछ अपना टोटल जगह था उसमें से थोड़ा जगह उसको दे दिया, थोड़ा जगह दे दिया, तो भी शिवम क्या बोलेगा, देख पाओ पहले मैं ऐसे ही बैठा था, अभी भी मैं ऐसे ही बैठने वाला हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं, थोड़ा साइड में बैठ, उधर जगह है वाला, इधर मत बैठो करके। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो नया वाला भी बोलता है मुझे कुछ फर्क पड़ता है, तुमको आपस में जो करना क्या करो। और समर्थ बोलता है, श्रेयस बोलता है अरे हमको भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो अनलेस इट इज क्लियरली टोल्ड
after the admission of new partner, will there be any change in the interrelationship between the existing partners? We will have to assume that their interrelationship should be continued. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो. तो इसका मतलब रेशियो उनका कैसा रहेगा? जो 5-6 बाकी है, एक पिज्जा था, उसके 6 टुकड़े कर दिए थे, उसमें से एक टुकड़ा देके हो गया था, तो 5 टुकड़े बाकी थे. वो जो 5 out of 6 बाकी है, 5-6 मतलब 5 out of 6, वो 5 out of 6 will be distributed between A and B in the ratio of their old PSR, that is 3:2. तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस मतलब 5/6 इनटू ओल्ड रेशियो मतलब 3/5 एंड 2/5. सगळ्यांना कळते का मी काय बोलतो ते? एनी डिफिकल्टी? तो मुझे वर्किंग कैसे करना पड़ेगा फिर? स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो. सो ए का 5/6, ये 5/6 क्या है? रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर गिविंग टू सी इनटू 3/5. 3/5 क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ मिस्टर ए. तो बच गया कितना? 15/30. मल्टीप्लिकेशन किया है ना. मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है. याद है ना आपको सबको? नहीं सर, पहले डिनोमिनेटर कॉमन करने का, वो एडिशन डिडक्शन में होता है. मल्टीप्लिकेशन में कोई झंझट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है. सो 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, काम खत्म. लुक एट बी, 5/6 × 2/5 मतलब 10/30. तो हम तो सोच रहे थे कि पिज्जा के कितने टुकड़े करेंगे? 6, और ए को कितना दे, सॉरी सी को कितना देंगे? 1. तो बच गए कितने? 5. लेकिन अब जब रेशो में ठीक से खेलना पड़ता है तो बोल के नहीं जाने. तो फिर ऐसा करो, पिज्जा के 6 टुकड़े मत करो, पिज्जा के 30 टुकड़े करो. और 30 में से 15 किसको देने के हैं? ए को. 30 में से 10 किसको देने के हैं? बी को. तो 15 देके हो गए, 10 देके हो गए कितने? 25. अभी तक 5 बाकी है. 5 किसको दिए? सी को. नहीं सर, सी को एक ही देने का था. सी को 6 टुकड़े करोगे तो 1 देना था, लेकिन अभी 30 टुकड़े किए हैं तो 30 का 1/6 मतलब 5. तो बराबर उसको 5/30 मिल रहा है. 5/30 मतलब नथिंग बट 1/6. कळते सगळ्यांना मी काय सांगितलं ते? सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि सर ये ऐसा कैसे हो गया. सी का आपने 5 कैसे बोल दिया? सी का तो बोला था 1 करके, वो 1 out of 6 था, ये 5 out of 30 है. सो रेशियो क्या बन गया? 15:10:5. सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते? श्योर? चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है. थर्ड लास्ट बेंच लड़की, ब्लैक कोट, क्लियर? बोला. सी को कितना दिया? 1/6 दिया. तो बच गया कितना? तो 5/6 दोनों ने झगड़ा करके लेने का कि उनका पुराना रेशो कंटिन्यू करना पड़ेगा. पुराना रेशो कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो बचा कुछ 5/6, ए को कितना? ही विल गेट 3/5 ऑफ बचा कुछ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 5/6 का 3/5 मतलब 15/30, बाद में 10/30. सो 15 and 10 मतलब 25 का हिसाब लग गया. 25 का हिसाब लग गया मतलब 5 बाकी. 5 बाकी किसके लिए? सी के लिए. नहीं सर, सी को तो 1 ही देना था. 6 टुकड़े करोगे तो 1 देना था, अब 30 टुकड़े करोगे तो 5 देना है, मतलब अल्टीमेटली उसको 160 मिल गया. सगळ्यांना कळतंय है का? नेक्स्ट पार्ट. फिर मैंने ऊपर हेडिंग लिख के रखा है, व्हेन मिनिमम गारंटी टू सी इज गिवन बाय द फर्म. व्हेन मिनिमम गारंटी टू सी इज गिवन बाय द फर्म. फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले नेट प्रॉफिट. मैंने नंबरिंग किया बाबा लोग समझने के लिए, कौन सा चीज पहले लिखा है करके. तो नंबरिंग में लिख के रखा है बाय नेट प्रॉफिट. कितना अमाउंट है? 9 करोड़. ये कौन सा अकाउंट है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार है, उसमें से जीपी मिल चुका है, वो जीपी P&L अकाउंट में जा चुका है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके हो चुका है, P&L अकाउंट क्लोज करके तैयार हो गया है, उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके मिल चुका है, और वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहे हैं. तो आपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की सोचने की जरूरत नहीं, आपने को डायरेक्टली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सोचने का है. क्रेडिट साइड में क्या आ चुका है? 9 करोड़ आ चुका है. सगळ्यांना कळतंय का? मग आपण विचारला, अरे बाबा कोण कोणाला काय गॅरंटी देत आहे? फर्म गॅरंटी देते सीला. तो म्हणणार व्हेन शेअर ऑफ सी इन करंट इयर नेट प्रॉफिट इज 2 करोड़, सॉरी 9 करोड़ into 1/6 is equal to 1 crore 50 lakh, और मिनिमम गारंटी रुपीज 2 crore 50 lakh, whichever is हायर. क्योंकि उसको कम से कम बोला है ना, कम से कम 2.5 करोड़ मतलब ये नहीं तो ज्यादा वाला, तो whichever is हायर तुमको मिलेगा. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो पहले मैंने 9 करोड़ लिख दिया, फिर मैंने नोट लिख दिया ऊपर वाला, फिर मैंने बोला 9 करोड़ को नीचे लेके आओ, 9 करोड़ को नीचे लेके आओ, 9 करोड़ को यहाँ पे लिख दिया, फिर सी को दे दिया उसका अमाउंट कितना? 2 करोड़ 50, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है 2 करोड़ 50 लाख whichever is higher, either 1 करोड़ 50 और 2 करोड़ 50 whichever is higher. तो ये 2 करोड़ 50 यहाँ पे आ गया. तो साइली ने जो बोला था वैसा कर दिया, मिला कर आपको सबको. तो मैंने अपने आपको पूछा भैया कितना बाकी है? 9 करोड़ था, 9 करोड़ में से कितना चला गया? 2 करोड़ 50 लाख भाग चला गया. मिला कर आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. फिर अपने आपको पूछा कि ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 9 करोड़ जो था ना, 9 करोड़ क्या था? नहीं, किसका प्रॉफिट?
फर्म का माइनस 2.5 करोड़ सी का शेयर। नहीं सर, सी का शेयर तो 1.5 करोड़ है, हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट करके हो गया 1.5 और 2.5 विचएवर इज हायर। तो 9 करोड़ में से पहले 2.5 करोड़ हटा दिया, क्योंकि अभी अपने पास है ही नहीं वो। सी को एडमिट करने के टाइम हमने प्रॉमिस करके रखा हुआ है कि तुझे 1.6 मिलेगा, नहीं तो तुझे 2.5 करोड़ मिलेगा विचएवर इज हायर। तो 2.5 करोड़ तो जाना ही है, चला गया। फिर जो बचा कुछ प्रॉफिट है वो ए को मिलेगा, कितना मिलेगा? फिर 9 करोड़ माइनस 2.5 करोड़ का 3/5 एंड 9 करोड़ माइनस 2.5 करोड़ का 2/5 टू मिस्टर बी। तो सर आपने यहाँ पे ये जो 15:10:5 रेशो है ना, उसको यूज ही नहीं किया है। यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, बिकॉज आई हैव यूज्ड साइलिस टेक्निक। मैंने पहले जो सी को देने का दे दिया, और बाद में बचा कुछ अमाउंट है वो इन दोनों को फिर अंदर फिर से एक बार उनके पुराने रेशो में डिवाइड किया। अगर आप दिमाग चलाओगे आपको समझेगा, उनका पुराना रेशो क्या था 3:2 और उनका नया रेशो क्या आपस का 15:10। मुझे मालूम है एक्चुअली स्पीकिंग 15:10:5 है, बट सी को लेके हो गया तो सी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। फिर से एंड बी कितना बचता है 15:10, मतलब इट इज सेम ओनली। 15:10 बोलो, नहीं तो 3:2 बोलो, इट इज वन एंड द सेम। कार्य समझ सके मैं क्या बोल रहा था? इतना मैथ्स तो सबको आता है। डोंट टेल मी दैट सर मैं एसपी का स्टूडेंट हूं करके। मैं कुछ अलजेब्रा नहीं सिखा रहा हूं, मैं कुछ ज्योमेट्री नहीं सिखा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है। सिंपल सिंपल अंकगणित येते। 3:2 आणि 15:10 तो 5×3 = 15 and 5×2 = 10, मतलब वो सेम रेशियो है। सो आई कैन कंटिन्यू टू से दैट नहीं सर हमने 15:10 रेशियो में डिवाइड किया बोला तो भी चलेगा, नहीं तो 3:2 रेशियो में डिवाइड किया बोला तो भी चलेगा। सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते? So this is one technique in which you are first of all identifying how much is the amount which C will get if he gets only 1/6. Then you compare it with the minimum guarantee, and then you find out whichever is higher. Whatever is higher, that you give it to him first. Then you find out total profit again. From the total profit, whatever is given to the new partner, that is deducted, and whatever is the remaining profit, that is divided among the old partners in their old ratio. And in the problem, ultimately, old ratio and new ratio is going to be same, 15:10 and 3:5. Sorry, 3:2. सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते? एनी डिफिकल्टी? चलो पहले फटाफट से वर्किंग कर लो। ऊपर का रेशियो का भी वर्किंग करने का है और नीचे का भी काम करने का है। ये है स्लाइड नंबर 34। 33 पे क्वेश्चन था, 34 पे सॉल्यूशन है। मुझे पूछ, लास्ट बेंच, आदित्य का दोस्त, मुझे पूछ, बोल ना क्या डाउट है, बोल लो, नक्की करना है। स्लाइड नंबर 34, 33 पे क्वेश्चन था, 34 पे पहला सॉल्यूशन का पहला पार्ट है। कंप्लीट।
पण बरं नाही रे बाळा, तुझा पण चेहरा डाऊन वाटतो. सर्दी, तब्येत सांभाळा. आधी काय लिहिलं नंतर काय लिहिलं त्याप्रमाणेच लिहा प्लीज. आधी लेफ्ट हँड साइड मग राईट हँड साइड असं पूर्ण करू नका, नाही तर मग कळणार नाही कधी काय केलंय म्हणून ते.
चलो, shall I go ahead? अभी तो हमने साइली मैडम का टेक्निक यूज करके हो गया है। अभी हम और कुछ टेक्निक हो सकता है कि इसको प्रेजेंट करने का देखने का कोशिश करेंगे। तो आंसर चेंज नहीं होगा पापा लोग भी लोग, बट प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो रहा है। तो जाना कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे ही जाना है, बट चाइना के साइड से चढ़ेंगे कि इंडिया के साइड से चढ़ेंगे कि नेपाल के साइड से चढ़ेंगे, वो चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो रास्ता थोड़ा अलग है, बाकी कुछ है नहीं। तो एम्बिशंस का ही बिल्डिंग में आने का है, बट अगर केपी से आओगे तो अलग रास्ते से आना पड़ता है, सदाशिवपेट से आओगे तो अलग रास्ते से आना पड़ता है, और अपना कोथरूड से आओगे तो अलग रास्ते से आना पड़ता है, और डेक्कन से आओगे तो अलग रास्ते से आना पड़ता है। क्लास तो वही है, लेक्चर वही है, पढ़ाई वहीं पे करने वाले, बट आने के रास्ते अलग अलग है। सो अल्टिमेट आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में चेंज। सगळ्यांना समस्या में क्या सांगितलं ते? तो प्लीज रिमेंबर दैट मैं अलग अलग मेथड सिखा रहा हूं, मैं अलग अलग आंसर नहीं सिखा रहा हूं। आंसर तो वही आने वाला है, वो आना ही चाहिए। Now here we are considering first alternative presentation. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पहले ऊपर लिख के रखा, मिनिमम गारंटी इज गिवन बाय द फर्म अगेन, क्योंकि हम लोग पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला? 3 क्वेश्चन था ना, गिवन बाय फर्म, गिवन बाय ओनली ए एंड गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। हम अभी भी पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव आंसर चेक कर रहे हैं। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें पहले क्या आ गया, 9 करोड़ यहाँ पे आ गया, 9 करोड़ नीचे आ गया, 9 करोड़ नीचे आ गया, 9 करोड़ यहाँ पे आ गया। फिर अपने सी को देने का 2.5 करोड़ वो दे दिया पहले, क्योंकि ऊपर क्या लिख रखा, शेयर ऑफ सी इन करंट ईयर नेट प्रॉफिट इज 9 करोड़ का 1/6 मतलब 1.5 करोड़, और मिनिमम गारंटी ऑफ रुपीज 2 करोड़ 50 लाख विच इज हायर मतलब 2.5 करोड़ दे दिया बाबा लोग। मेरा क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो। फिर अपने आप को पूछा कि ए को कितना मिल सकता था अगर सी नहीं आता था, तो अगर सी का एडमिशन ही नहीं होता था, अगर सी का एडमिशन होता ही नहीं था, तो पूरा 9 करोड़ सिर्फ ए एंड बी के अंदर बटता था। तो ए को कितना मिलता था? 9 करोड़ का 3/5, और बी को कितना मिलता था? 9 करोड़ का 2/5। तो वो जो आंसर आता था, मतलब 5.40 करोड़ एंड 3.60 करोड़, वो पहले इनर कॉलम में लिख के रखा। सर 5.40 किधर से है आपको? हमने तो अभी कैलकुलेट किया था, तभी 3 करोड़ 90 लाख बोला था आपने, और अभी आप बोल रहे हो कि 5.40। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि तभी हम लोग क्या कर रहे थे, 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ माइनस करने का जो बच गया है उसको डिवाइड कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 करोड़ को ही डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन सर 9 करोड़ तो दे नहीं सकते हो। यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, 9 करोड़ दे नहीं सकता मुझे मालूम है, इसके लिए मैंने अमाउंट आउटर कॉल में लिखा नहीं है, इनर कॉल में लिख के रखा है 5.50 करोड़, सॉरी 5.40 करोड़। मैं क्या कर सके ना? फिर मैंने अपने आप से पूछा कि 3/5 ऑफ सी टोटल शेयर, सी को कितना देना है? 2.5 करोड़ देना है। तो 2.5 करोड़ क्या कर दिया, उसका 3/5 हटा दिया, 5.40 में से 1.5 कट कर दिया, मतलब आउटर कॉलम में कितना आ गया? 3.90। सेम इज द केस विद बी, 9 करोड़ का 2.5 करोड़ ले लिया, 3.60, उसमें से सी का 2.50 का 1/6 शेयर, सॉरी 2/5 शेयर दे दिया, कितना आया? 1 करोड़। तो 3.60 माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 2.60। तो जो आंसर यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ पे आया हुआ है। मिला क्या आपको सबको? सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा चेंज किया, बोला पहले पूरा 9 करोड़ डिवाइड करके देखते हैं ए एंड बी के अंदर, लेकिन उनको देने का नहीं है, क्योंकि अपने को 2.5 करोड़ देने का बाकी, फिर 2.5 करोड़ वो दोनों शेयर करेंगे। कौन से रेशो में? अपने पुराने पीएसआर में, जो हमने लॉजिक बोला था कि कौन था रे, श्रेयस और समर्थ और क्या नाम था, शिवम। ये तीनों लोग अपना अंदरूनी रेशो जो है वो सेम मेंटेन करेंगे। इसका मतलब नए पर्सन को दिया हुआ जगह उन्होंने अपने पुराने रेशो में शेयर किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पुराने रेशो में 2.5 को एडजस्ट किया। चलो फटाफट, थर्ड बेंच डाउट है क्या? क्या क्या फिर से बताऊं? ऐसा सोचने का कि सी आया ही नहीं तो 9 करोड़ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, तो 9 करोड़ का 3/5 मिलेगा किसको? ए को, और 2/5 मिलेगा किसको? बी को। कब? अगर सी आया नहीं तो, लेकिन सी तो आना है, मतलब 2.5 करोड़ तो जाना है। तो 2.5 करोड़ कैसे दोगे? अगर कुछ नहीं बोला है तो जिस रेशो में पहले एंजॉय करते थे उसी रेशो में शेयर करना है, तो उसका 2.5 करोड़ जो देना है वो 3.3:2 रेशो में शेयर करना है। सो 2.5 करोड़ जो तुम्हारा है, ये 2.5 करोड़, उसको हमने क्या कर दिया, सी टोटल शेयर मतलब 2.5 करोड़, उसको 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया, और उनको बोला कि तो अपने अपने पॉकेट से इतने निकाल के दो। If nothing is mentioned, it is assumed that the old partners share the sacrifice of the new partner in their old ratio. वो जो sacrifice करते हैं
their sacrifice is exactly in their old ratio. अगर याद रहेगा तो 15:10 and 3:2 रेशियो सेम था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Complete. Shall I go ahead? Chala Biki Biki.
चलो नाउ लेट अस कंसीडर सेकंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सब चीजें सेम है, ऊपर का रेशियो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख के हो गया एक बार। अभी यहाँ पे क्या लिखा हमने फिर से एक बार, सी का शेयर कितना है 9 करोड़ का 16, मतलब कितना 1.5 करोड़, और मिनिमम गारंटी 2.5 करोड़, विच एवर इज हायर। इधर 9 करोड़ लिख दिया, 9 करोड़ लिख दिया, 9 करोड़ लिख दिया, फिर अपने हीरो का 2.5 करोड़ लिख दिया, फिर क्या कर दिया 9 करोड़ को डायरेक्टली 15/30 में डिवाइड किया, मतलब जो रेशियो कैलकुलेट किया था ना 15:10:5, 15/30 में डिवाइड किया, हो गया कितना 4.5 करोड़। मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो, बट बी केयरफुल नाउ, इट इज 15/30, इट इज नॉट 3/5। 3/5 में उसको 60% मिलता है, क्योंकि 5 में से 3, इधर देखो रे सब लोग, 5 में से 3 मतलब 60% हो गया, 60% हो गया, 7 नहीं 60। क्या तो चेक करके देखो, 3/5 इंटू 100 60% आएगा। तो जब वो पुराना रेशो था उसका, तभी उसको 3/5 मिलता था, मतलब उसको 60% मिलता था। अभी उसको 15/30 मिलने वाला है, 15/30 मतलब हो गया 50%। तो आंसर ही चेंज हो गया। इधर आंसर क्या था 5.40 करोड़ था, मिला क्या आपको सबको? अभी आंसर कितना आ गया 4.50 करोड़ आ गया, मिला क्या आपको सबको? चेंज हो गया आंसर। तो सर अगर हम लोग 5.40 में से, प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अगर हम लोग 5.40 में से 1.50 माइनस करते थे तो आउटर कॉल में 3.90 आता था। तो अभी हम लोग 5.40 की जगह पे 4.50 लेके आ चुके हैं, तो उसमें से फिर से बार 1.50 माइनस करेंगे तो आउटर कॉल में छोटी अमाउंट आएगी। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये एवरेस्ट है, आंसर अल्टीमेटली सेम ही आने वाला है। इधर से उधर से जाओ, रास्ते बदलेंगे, आंसर बदलना नहीं चाहिए। तो सर कुछ तो गड़बड़ हो रही लगता है, 15/30 में गड़बड़ है। मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। 15/30 लिया मतलब तूने उसको ऑलरेडी 50% दे दिया है, 60% दिया ही नहीं, मतलब 10% ऑलरेडी निकाल के हो चुका है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी कि ये 9 करोड़ है, उसमें से 2.5 करोड़ देने का है। तो 9 करोड़ में से अगर मुझे मिलता था तो कितना मिलता था, 5 करोड़ 40 लाख मिलता था पुराने रेशो के हिसाब से, और उसमें से मैं 2.5 करोड़ देता था तो कितना देता था, ऐसा हम सोच रहे थे। अभी हम क्या बोलेंगे, पहले बोला 9 करोड़, 9 करोड़ का 15/30 लिया, मतलब ऐसा कंसिडर किया कि मुझे 15/30 मिलेगा, तो बी को 10/30 मिलेगा और सी को 5/30 मिलेगा। जब मैं यहां पे जा रहा हूं तो मैं क्या बोलता हूं, मुझे 5.40 मिलेगा मतलब 3/5 मिलेगा, तो बी को 2/5 मिलेगा मतलब सी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे 5.40 में से सी को कितना देना पड़ेगा और बी ने सी को कितना देना पड़ेगा, ऐसा पूछ रहे थे हम लोग। 9 करोड़ को हमने ए एंड बी के अंदर ही बांट दिया था, क्योंकि हमने 3/5 एंड 2/5 का रेशो यूज किया था। 3/5 एंड 2/5 पकड़ोगे तो सी को जगह ही नहीं मिल रही है। इसके लिए बाद में फिर से एक बार हमने बोलना पड़ा कि सी को जो पूरा देने का है, कितना 2.5 करोड़, सी टोटल शेयर, टोटल शेयर शब्द लक्षात येतोय का मी काय म्हणतोय, जे पूर्ण 2.5 कोटी आहेत त्याला आपण दिलंच नाहीत ना काही, कारण मला मिळाले 5.40, त्याला मिळाले 3.60, मग 9 करोड संपलेच की संपले, मग त्याचे पूर्ण 2.5 कोटी द्यायचे बाकी आहेत। मग पूर्ण 2.5 कोटी पैकी 3/5, पूर्ण 2.5 कोटी पैकी 2/5 असं डिवाइड करायचंय। तर ते मी काय सांगितलं, मला 4.5च मिळाले, म्हणजे मी पूर्ण 9 कोटी घेतलेच नाहीये। 9 कोटी पैकी माझ्याकडे किती आलेत, फक्त 4.5, बी कडे किती आलेत, फक्त 3, 4.5 आणि 3, बाबा लोक बेबी लोक 4.5 आणि 3, म्हणजे टोटलिंग किती आलं 7.5। समजतं मी काय म्हणतो ते, 4.5 आणि 3 म्हणजे हिशोब किती लागला 7.5। मगाशी काय होतं 5.40 आणि 3.60, 5.40 एंड 3.60, मतलब हिसाब कितना लग गया था 9 करोड़। तभी ए एंड बी ने 9 करोड़ आपस में खींच के ले लिए थे, इसलिए उनको फिर से 2.5 करोड़ देना पड़ा था। अभी ए एंड बी ने क्या कर दिया अपने पास 4.5 और 3, मतलब 7.5 करोड़ ही लेके रखा हुआ है, मतलब 1.5 करोड़ वैसे भी ऑलरेडी ए को, सॉरी सी को मिल चुका है।
तो उसको फिर से 2.5 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, उसको कितना देने की जरूरत है, 1 करोड़। तभी हम बोलेंगे फिर 3/5 ऑफ सीज मिनिमम गारंटी, रिमेनिंग मिनिमम गारंटी। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कितना आंसर आएगा उसका फिर 60 करोड़ मतलब 0.60 करोड़ मतलब 60 लाख, 0.60 करोड़ मतलब 60 लाख। ये आदित्य का आंसर है। 1.5 करोड़ दे दो और बाद में जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा वाला है उसको 60 लाख और 40 लाख करके शेयर करो। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 1.5 करोड़ उसको दे दिया अगर पहले, इसका मतलब अपने को पूरा पूरा 9 करोड़ नहीं मिलेगा, अपने को दोनों को 7.5 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन अपने को 7.5 करोड़, उसको 1.5 करोड़, तो उसको गुस्सा आएगा, बोलेगा अरे मेरा बात हुआ था मिनिमम गारंटी का, तो ऊपर का 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना। तो ऊपर का 1 करोड़ फिर आपस में फिर से शेयर करके उसको देना पड़ेगा। इन विच रेशियो 3:2। कहते भी क्या सांगितलं थे? चलो स्टार्ट। नक्की कळलं का पोरगी? जल्दी टाइम पास मत करो और डिस्कस करने का बहुत सारा। अभी तक उन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देख रहे हैं, फिर सेकंड बाकी है, फिर थर्ड बाकी है। कंप्लीट, शैल आई गो अहेड? चला रे शाणी मुलं शाण्या मुली पटापट करा, बोला. हो येस श्योर, व्हाय नॉट.
Yes, I think everybody has completed the working. पीछे मत रहना बाबा लोग, बेबी लोग, जल्दी करना. Yes. Let us now go for the next situation. Now we are solving the second problem. यहाँ पे guarantee is given only by A. Guarantee given only by A. तो 9 करोड़ वैलिड दिया, टोटलिंग लिखा 9 करोड़ यहाँ पे लिख दिया. सी को 2.5 करोड़ देने का था, वो दे दिया. बी बोलते देखो भैया मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मेरा जो बात हुआ था, कौन सा बात हुआ था मेरा, 10/30, वो मुझे दे दो. 9 करोड़ में से 10/30 देके हो गया कितना, 3 करोड़ मुझे मिलेगा, मुझे मेरा काम खत्म हो गया. तो कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या बोलेगा, मुझे कितना मिलेगा, 9 करोड़ का 15/30 मतलब 4.5 करोड़. मुझे अकेले को 4.5 करोड़ मिलना चाहिए, जो हमने यहाँ पे सोच के रखा था 4.5 करोड़. मिला क्या आपको सबको? और बी ने बोला था मुझे मिलना चाहिए 3 करोड़, तो यहाँ पे बी को 3 करोड़ मिल ही जाएगा उसको, क्योंकि सी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सैक्रिफाइस किसको करना पड़ेगा, ए को. तो नाउ ए विल से दैट वो भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि इसको 2.5 करोड़ देना था, उससे से 1.5 करोड़ एक्चुअली स्पीकिंग उसके नाम से वैसे भी निकल रहा है, तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा देने का है, वो अकेला मैं ही मेरे पॉकेट से दूंगा, मतलब 4.5 में से 1 करोड़ कट करेंगे. आउटर कॉलम में कितना है, 3.5. सो नाउ द आंसर इज चेंजिंग बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ हैज चेंज. क्या रे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर आपने बोला था सब आंसर सेम ही आएगा, वो पहले क्वेश्चन के 3 अलग अलग अल्टरनेटिव थे, इसलिए वहां पे आंसर सेम आ रहा था. ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज तो आंसर चेंज. अब एवरेज पे जाना ही नहीं है, अब अलग पर्पज पे जाना है, तो रास्ता भी चेंज होगा, आंसर भी चेंज होगा. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो ए को कितना मिलेगा अभी, 3.5, बी को 3 और सी को 2.5. कम ऑन बिग वेक, ऊपर का रेशियो का वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करो, अकाउंट पूरा करो. बोला. अच्छा स्लाइड नंबर 37. एक में मला वाटतं ना, बहुतेक करून नसेल, मला माहिती नाही, पण मी सांगतो, आता काय सांगत नाही, मला माहिती नाही, कन्फर्म करायला लागेल. आहे सरांशी बोलतो. सरांनी सांगितलं तर असेल, मग काय प्रॉब्लेम. आपण समजा 15/30 चा आधी आधीचा रेशो करतात, कुठला 3.5 आता तो राहणारच नाही ना, डेट ऑलरेडी गॉन नाउ, एडमिट करके हो ही गया ना अभी.
Slide number 37. Complete. Shall I go ahead now? Be quick, be quick. Is it complete? Chalo. Let us consider now the third question. Be quick. एवढं हळूहळू नका करू रे, पटपट करा जरा बाळांनो. अरे राजा, असं कसं लिहितोस तू? सेकंड बेंच आधी हे 9 कोटी लिहिलेत, मग हे 9 कोटी आहेत, मग हे, मग इकडे 9 कोटी, मग हा नंबर 2 2.5 कोटी आहे. कुठे पण कसं पण लिहितोस का? मी मगापासून सांगतोय की हे नंबरिंग कशाला केलंय मी सगळ्या गोष्टींचं. आधी लेफ्ट हैंड साइड मग राइट हैंड साइड लिहायची नहीं बाबा लोग. वो नंबरिंग का मतलब ही है कि तुमको इस तरह से लिखना है करके, तब तुमको समझेगा कैसे वर्किंग किया है. नहीं तो एग्जाम में क्या याद करके लिखोगे क्या? तुमको सॉल्व करने को आना चाहिए वो. Don't write left hand side, right hand side. Write the order in which it is written. Shall I go ahead? Yes. And now comes the third question, wherein the amount which is promised to C, the amount which is promised to C is borne by A and B equally. तो बाकी सब तो सेम टू सेम है, ऊपर का रेशियो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. शेयर ऑफ सी करंट एंड एनपी में कितना आएगा? 1.5 करोड़. मिनिमम गारंटी कितना है? 2.5 करोड़. विच एवर इज हायर. तो पहले 9 करोड़ लिख दिया. सेकंड बेंच पहले 9 करोड़ लिख दिया, फिर 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 2.5 करोड़ लिख दिया. फिर 2.5 करोड़ में बाद में बोला कि यार इसको कितना मिलना चाहिए? 9 करोड़ का 15/30 मतलब 4.5, और 9 करोड़ का 10/30 मतलब 3 करोड़. ये कब? अगर अपने हीरो को सिर्फ 1.5 करोड़ चाहिए रहेगा तब ये चल सकता है, बट उसको 1.5 करोड़, इसको 2.5 करोड़ चाहिए, मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना है. 1 करोड़ एक्स्ट्रा कौन देगा? ए एंड बी. कैसे देंगे? इक्वली. क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम चेंज हो गया. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इक्वली मतलब 50 लाख दे देंगे. मिला क्या आपको सबको? तो फिर मिलेगा कितना? 4.5 में से 50 लाख गया तो हो गया कितना? 4 करोड़.
और 3 में से 50 लाख गया, मतलब बच गया कितना, 2.5 करोड़। चलो स्टार्ट हो गया। इक्वली मतलब 50% 50%, हाल्फ हाल्फ। स्लाइड नंबर 38, हाल्फ हाल्फ कर दो। अरे HLF ना, अरे HLF ना, मैं गांव का आदमी, मुझे नहीं मालूम था हाफ बोलते करके, मुझे हाल्फ मालूम। वेडनेसडे, थर्सडे, हाल्फ म्हणतात। ओह, आई वाज नॉट नोइंग इट। गुड, सो आई एम जर्मन, आई एम नॉट इंग्लिश। हाल्फ के हाल्फ। Actually, as far as I know, German is having a lot of influence on English. अरे फोर्थ बेंच तो फिफ्थ बेंच, तुम्हारा खिड़की खुला है, देखो वहां पे, ये साइड से देखो। थैंक यू। कंप्लीट। थर्टी एट स्लाइड हो गया अपना। 43 तक जाना, अभी तक और 5 स्लाइड बाकी है। थक गई मेरी बच्ची। सर तो मैं हूं, सिर दुखता रहेगा। चलो
या प्रॉब्लेम मध्ये 1.5 करोड आहे आणि आपण 2.5 करोड मग काय प्रॉब्लेम नव्हता देऊन टाकायचं काम संपलं. मग 15:10:5 मध्ये सगळे डिवाइड करून टाकायचं संपलं. Yes. Let us now consider. Everybody. Aditya. Dhire. Question number 9. Slide number 39. Aarti, Bharti and Kriti. Why? क्योंकि Kriti करना था. उन्होंने Kriti का spelling change करनी है. Yeah. Aarti, Bharti and Kriti ABC were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. Their capital as on 1st April 19 were rupees 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh respectively. According to partnership deed, C is entitled to salary of rupees 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed at the rate of 12% per annum. A was entitled to rent of rupees 5,000 per month for the premises belonging to her, used for partnership business. No interest is to be charged on drawings. Rent paid to A and salary paid to C were debited to drawings account of the respective partners. उनको जो पे करके हो गया था, उनके ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया. B had withdrawn rupees 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020, before charging interest in capital, amounted to rupees 4,60,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का प्रॉफिट 4,60,000 है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले उनका एक मिस्टेक हो गया कि उनको जो रेंट पे किया था या फिर उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ वर्किंग किया था, दैट अमाउंट वाज डायरेक्टली डेबिटेड टू देयर ड्राइंग्स अकाउंट, ऐसा बोलकर रखा हुआ. तो अपने को सोचना पड़ेगा कि इसको रेक्टिफाई कैसे करें. रेंट पे किया तो एंट्री क्या होना चाहिए था? रेंट अकाउंट. सैलरी पे किया तो एंट्री क्या होना चाहिए था? लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट ऐसा एंट्री किया हुआ. क्या समझ सकते हैं? क्या पास से एंट्री ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट एंड ड्राइंग्स आर अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. मतलब इट मस्ट हैव गॉन टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. सर आपको कैसे समझा? करंट अकाउंट को डेबिट साइड में जा सकता है. यस जा सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट बनाया रहेगा तो कौन सा मेथड रहता है फिर उनका कैपिटल का? उन्होंने कैपिटल का कौन सा मेथड फॉलो किया है? फिक्स कैपिटल फॉलो किया है कि फ्लक्चुएटिंग फॉलो किया है? ऐसा कुछ बोला है कि कुछ नहीं बोला है? नहीं बोला तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? इसका मतलब अल्टीमेटली एडजस्टमेंट कहां पे होगा? कैपिटल में. सबको समझाएगा क्या बोल रहा हूं? तो ये सोच सोच के हम लोग अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने ड्राइंग को डेबिट किया है एंड ड्राइंग अकाउंट इज नेवर केप्ट एज इट इज. ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल अकाउंट. मतलब अल्टीमेटली डेबिट किसको पड़ा रहेगा? कैपिटल अकाउंट को डेबिट पड़ा है. क्या समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम सबसे पहले सोचेंगे क्या गलती हुआ है. अपने को रेक्टिफिकेशन करना है. रेक्टिफिकेशन करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि गलती क्या हुआ है समझ लो. फिर अपने मन से पूछो कि सही क्या होना चाहिए था. फिर बाद में डिसाइड करो कि अभी रेक्टिफाई करने के क्या करना पड़ेगा. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने तुमको बोला था कि बाबा आप कहाँ पे आ जाओ, 3rd फ्लोर में अपना क्लासरूम है. अभी नहीं है, जस्ट एग्जांपल मैंने बोला कि अपना लेक्चर किधर है? 3rd फ्लोर के क्लासरूम में, ऐसा मैंने बोल दिया. और वहां पे तुम मुझे फोन कर रहे हो, सर मैं क्लास के वहां पे आया हूँ लेकिन क्लास बिल्कुल है ही नहीं. तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा कि तुझे कहाँ पे आना चाहिए था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. तो अगर तुम बोलोगे सर मैं 1st फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा ठीक है फिर 2 फ्लोर ऊपर आ जाए. और अगर तुम बोलोगे सर मैं 4th फ्लोर पे खड़ा हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा 1 फ्लोर नीचे आ जाए. तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है, करेक्ट एंट्री, कहाँ पे खड़ा है, फिर कहाँ पे चला गया है, रॉन्ग एंट्री. फिर रॉन्ग को रिवर्स करके अपने को क्या क्या करना पड़ेगा वो सोच के रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सके. तो अल्टीमेटली अराइव एट रेक्टिफिकेशन एंट्री व्हिच इज एट द rightmost part of the table, 4th column of the table. So first thing I should know where you are standing. Then I will say उसको उल्टा करने का मतलब क्या करना पड़ेगा. एंड बाद में बोलूंगा फिर करेक्ट के साथ जाओ, अगर उसको मैच करने का तो अल्टीमेटली रेक्टिफिकेशन कैसे बनेगा. सो आई एम कंसीडरिंग 4 कॉलम्स. W R C R. W म्हणजे काय? रॉंग एंट्री. R म्हणजे काय? रिवर्स एंट्री.
सी मिलेगा एंड लास्ट साल मिलेगा WRC है रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन WRCR तर मुंबईला शिकवायचो तर मुंबईला तर मुलांना समजा सोपं जायचं कारण मुंबईला काय दोन रेल्वे लाईन्स आहेत एक आहे वेस्टर्न रेल्वे आणि एक आहे सेंट्रल रेल्वे सो वी यूज्ड टू कॉल इट एज वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ और याद रखने के लिए सिंपल है WRCR मतलब क्या है रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन पहले रॉन्ग लिखो क्या हुआ है फिर उसको रिवर्स करो फिर क्या होना चाहिए था वो करेक्ट लिखो फिर रिवर्स को सुनो ठीक से रिवर्स को और करेक्ट को मर्ज करो कंबाइन करो रॉन्ग को कंबाइन मत कर रिवर्स को कंबाइन कर रिवर्स को किसके साथ कंबाइन करना करेक्ट के साथ अगर कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल होने दो जो बचेगा वो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने आप बन जाएगा तो क्या एंट्री हो चुका है आरटीएस कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट फॉर रेंट जिससे एंट्री दिया ऑलरेडी पास तो उसको उल्टा करेंगे एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू आरटीएस कैपिटल फिर करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था पीएनएल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था नहीं सर रेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था यस बट दे आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नाउ ये उनका फाइनल चीज चालू है उन्होंने बोल के हो गया कि हमारा 4.5 लाख रुपए का कुछ प्रॉफिट है करके मिला क्या आपको सबको मतलब उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनने का बाकी के बन के हो चुका है पीएनएल अकाउंट बनने का बाकी के बन के हो चुका है मतलब सब नॉमिनल अकाउंट अभी तक जिंदा है कि सब नॉमिनल अकाउंट बंद करके पीएनएल अकाउंट में चले गए इसके लिए मैं फिर से बार रेंट अकाउंट सिर्फ ब्रैकेट में लिखा अल्टीमेटली रेंट अकाउंट कहाँ पे जा चुका है उसके हिसाब से सोच रहा क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ गॉट आइडिया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इज द करेक्ट एंट्री दे शुड हैव पास फिर बोलूंगा करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री को कंबाइन करने का तो कैश डेबिट क्रेडिट कैश कैश कैंसिल तो एंट्री क्या हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट और रेंट टू आरटीएस कैपिटल अकाउंट सबको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट अपना हीरो कृति उसके बारे में क्या हो गया था उसको सैलरी दिया था हीरो नहीं आप समझा ठीक है तो कृति है उसका क्या कंसिडर करना पड़ेगा सैलरी दिया हुआ था गलती से उसको क्या कर दिया हमने फिर से ड्राइंग बोल दिया ड्राइंग मतलब अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट को डेबिट हुआ रहेगा मतलब कृति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर सैलरी गिवन टू हर क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ फिर उसको उल्टा कर देंगे उल्टा करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश फॉर सैलरी टू दिस कैपिटल फिर क्या होना चाहिए था रेंट व्हेन वी वर पेइंग प्लीज टेल मी वी आर पेइंग रेंट टू द पार्टनर बिकॉज द पर्सन इज आवर पार्टनर कि वी आर पेइंग रेंट टू द पार्टनर बिकॉज द पर्सन इज आवर लैंडलॉर्ड ओनर whereas we are paying salary to the partner because he is a partner मेरे ख्याल से मैंने आपको सिखाया था any transaction with the partner because he is a partner should be considered in appropriation account but any transaction with the partner not because he is a partner but in other capacity it should be considered in P&L account इसमें रेंट का एडजस्टमेंट मैंने कहां पे कर दिया है P&L अकाउंट में किया हुआ है बट सैलरी का एडजस्टमेंट कहां पे करने वाला हूं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने वाला हूं क्या ना करता है का कौन सा एंट्री कर लो एंट्री क्या हो गया कृतिस कैपिटल टू कैश एंड बाद में कैश टू कृतिस कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन टू कैश फिर क्या कैंसिल होगा बोलो कैश एंड कैश कैंसिल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी अकाउंट डेबिट फॉर सैलरी टू कृतिस कैपिटल चलो स्टार्ट पहले एंट्रीज कर लो स्लाइड नंबर 39 बघायला लागेल अभी देखो स्लाइड नंबर 39 स्लाइड नंबर 39 आपस में बातें मत करो
यस हो गया सबका, बाद में बातें कीजिए। पीछे बैठ के अगर आपस में डिस्टर्ब करते रहोगे, मैं सबको कंपल्सरी आगे बैठाऊंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दैट पर्टिकुलर थिंग। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर 1.5 घंटा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता रहेगा तो कैसे आगे जाओगे जिंदगी में बच्चा? थोड़ा बहुत मस्ती मजाक मैं समझ सकता हूँ, बट का कुछ मजा नहीं है। याद रखने का, अपने को चार्टर्ड जोकर बनने का नहीं है, अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है। हाँ, क्लास में पीछे बैठे बैठे हम लोग कुछ जोक्स करेंगे, 2 बच्चा लोग हंसेगा, 4 बच्चा लोग हंसेगा, अपने को अच्छा लगेगा, और वो अपने जिंदगी का मकसद नहीं है। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी करने को नहीं आने का क्लास में। Now they have asked us to prepare P&L appropriation account and partners capital account. Be quick. तो फटाफट से क्या बनाएंगे हम लोग? P&L appropriation account बनाएंगे। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 4.5 लाख के 4,60,000 कुछ तो बोला था ना उन्होंने, 4,60,000। रेंट कितना पे किया, कुछ बोला कि उन्होंने अपने को? रेंट पेड टू आरती, हाउ मच इज रेंट पेड? 5,000 पर मंथ बोला है। 5,000 पर मंथ मतलब हो गया कितना? 12 मंथ्स का 60,000। 60,000 अभी आपने जो रेक्टिफिकेशन किया बाबा लोग, बेबी लोग, उससे हमने P&L अकाउंट को डेबिट करने को बोला है। P&L अकाउंट को डेबिट किया तो प्रॉफिट बढ़ता है कि प्रॉफिट कम हो जाता है? कितने रुपए से कम होगा? 60,000 से कम हो जाएगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में 4,60,000 माइनस 60,000 कर दे करे, तो आंसर कितना रहेगा? 4 लाख। 4 लक्ष इकडे तिकडे लक्ष नाही, 4 लक्ष। नेक्स्ट पार्ट, फिर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे कौन? एक अपना कोई तो पार्टनर है, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं। किसको सैलरी दे रहे हैं? बी को सैलरी दे रहे हैं ना, बीज कैपिटल सैलरी। बी को के सी को सैलरी दिया है? सी को। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट।
सीज कैपिटल सैलरी किती आहे सॅलरी 10,000 पर मंथ म्हणजे किती रे 1,20,000 काय 15,000 काय एंटाइटल्ड टू सैलरी 15,000 पर मंथ है क्या ओके यस 15,000 मतलब हो गया 1,80,000 थैंक यू फॉर दैट सो कितना प्रॉफिट था अपना 4 लाख उसमें से कितना सैलरी देके हो चुका है 15,000 इंटू 12 मतलब कितना 1,80,000 सो प्लीज टेल मी 4 लाख में से 1,80,000 चला गया कितना बाकी 2,20,000 अगर ना करते करे जस्ट अ मिनट 2 पार्टनर्स कैपिटल पहिल्यांदी कोण आहे ए चा रेशो काय सांगा रे 3 बाय काय 10 बी चा किती सांगा 4 बाय 10 सी चा काय तो सांगा कळतंय का काय चाललंय ते किती प्रॉफिट उरला आपल्याकडे 2,20,000 उरला होता ना 2,20,000 चलो फटाफट से डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आता है सॉरी 2,20,000 अपॉन 10 मतलब 22,000 22,000 इंटू 3 मतलब 66,000 बाद में बी का कितना रे 88,000 बाद में फिर से एक बार 66,000 सगळ्यांना कळतंय का बाउंसर चलो फटाफट पूरा करो पेनल अपना प्रश्न अकाउंट एक वेक आपका बाद में दूसरा लेक्चर है स्लाइड नंबर 40 बोला की मिस्टेक ऑन माय पार्ट थैंक यू आदित्य सर ने बराबर से बताया हुआ है कि एडजस्टमेंट अपना पेंडिंग है कौन सा एडजस्टमेंट पेंडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थैंक यू आदित्य विजय कैपिटल सांगा ए से बी से आणि सी चा 3 लाख 3 लाख इंटू किती परसेंट रे व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तो कितना हो जाएगा 36,000 और बी का कैपिटल कितना है 5 लाख इंटू कितना 12% और कितना हो जाएगा 60,000 सी का कैपिटल कितना है 2 लाख इंटू 12% मतलब 24,000 36 प्लस 24 मतलब 60 प्लस 60 मतलब 1,20,000 1,20,000 एंड 1,80,000 मतलब 3 लाख 3 लाख में से 4 लाख गया मतलब बच गया कितना 4 लाख सॉरी 1 लाख यहाँ पे बचेगा 1 लाख फिर ए को कितना मिलेगा 30 बी को कितना मिलेगा 40 और सी को कितना मिलेगा 30 ठीक है
और आज का एक छोटा सा होमवर्क है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेंसिल से लिख के लाने का, सिर्फ ड्रॉ करके नहीं लाने का, उसका एंट्री आपको जितना समझ से उतना करके लाने का, पेंसिल से करो। कल मैं क्लास में उसको डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बट प्लीज करो, पेंडिंग मत रखो। करोगे तो गलती किया तो भी चलेगा, बट उसी बहाने जरा आपने को समझेगा कि अपने को कितना ऑलरेडी क्लियर हुआ है। बता के रखता हूँ, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, फिर रेक्टिफिकेशन की एंट्री का पोस्टिंग होगा, ड्राइंग का पोस्टिंग होगा, फिर सैलरी का पोस्टिंग होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोस्टिंग होगा, पीएसआर का पोस्टिंग होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। प्लीज ट्राई, गलती हो तो भी चलेगा, कुछ पनिशमेंट नहीं है, टेंशन मत लो। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने को बोला ही नहीं, तो देयर इज नो डिफिकल्टी। काय ते हाँ रेंट आहे का ते? हो नाही कळलं मला, कारण मग काय पुढे काय, अरे 5,000 इंटू 12 केले की 60,000 होते की, हाँ बस बाकी काय. ओके बघ आता बघ, 60,000 कहाँ से आया नहीं समझा रहेगा तो लिख के रखा मैंने, 5,000 इंटू 12 क्रेडिट साइड में यहाँ पे 4 लाख सीसी उन्होंने दिया था, 5,000 का रेंट है इंटू 12, बस खत्म। आज का होमवर्क क्या बताओ, कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह कितना 8 बजे ना, यस 8 o'clock, लास्ट सैटरडे कितना बजे था, आ जाओ ना, खत्म कर देंगे ना फटाफट से, और फिर एक आध दो प्रॉब्लम के लिए फिर से अगले हफ्ते में जाना पड़ेगा ना, आ जाओ ना 8 बजे आ जाओ ना प्लीज। Last Saturday we conducted lecture I think from 8:30 to 10. Am I correct? अभी थोड़ा प्रॉब्लम आपको, कभी कभी आप लोग का स्पीड आगे पीछे होता है, आपको बहुत सारे गप्पे हाँकने का रहता है, तो कल ये टॉपिक पूरा नहीं होगा अदरवाइज। So instead of 8:30 to 10 we'll take it only for next Saturday, that is tomorrow 8 to 10. Okay, ठीक है।